जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कैसे व्यवस्थाएं चली और फिर अंतोगत्वा मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, कैसे डिक्लाइन ऑफ मौर्य हुआ था। उस दिन हम लोगों ने और क्या क्या चीजें पढ़ी थी। उस दिन हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, उस दिन हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में भी देखा था। कुछ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में भी देखे थे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको किस किस जगह से जानकारी मिलती है। उस दिन हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे अशोक के अभिलेखों पर। तो आज हम लोग अशोक को देखेंगे, अशोक के धम्म को देखेंगे और इनके अभिलेख के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं। ये जो आपको दृश्य दिख रहा होगा, ये एक युद्ध का दृश्य है। ये किस युद्ध को दर्शाता है? ये कलिंग युद्ध को दर्शाता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? धौली की पहाड़ियों और दया नदी के पास। इस बात को याद रखेंगे, कलिंग युद्ध कहां हुआ था? धौली की पहाड़ियों और कौन सी नदी के पास? दया नदी के पास हुआ था। और अशोक के एकमात्र बड़े युद्ध में अनगिनत जाने गई। ये अशोक का एकमात्र बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें अनगिनत जाने गई। और फिर इस युद्ध ने क्या किया? उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया। किसके हृदय को? अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। अब वो भेरी घोष से चले गए धम्म घोष की नीति पर। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि भेरी घोष की नीति क्या थी और धम्म घोष की नीति क्या थी। इस बारे में हमको कहां पता चलता है? तो हमको अशोक के रॉक एडिक्ट 13 से इसके बारे में पता चलता है, मतलब 13वें शिलालेख से इसके बारे में पता चलता है। देखिए, विनाश ने गहरे पश्चाताप को जन्म दिया जिससे हिंसक विजय का पूर्ण त्याग हुआ। तो ऐसा किसने किया? अशोक ने किया। अच्छा, रॉक एडिक्ट से हम लोगों को एक बात ये भी है पता है कि रॉक एडिक्ट 14 मतलब 14 है। तो इसका मतलब ये कभी कभी मन में आता होगा या कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि 14 स्थानों पर ये एडिक्ट हैं और ये बड़े बड़े पत्थरों पर होंगे तो उनको 14 एडिक्ट बोल दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक एक ही पत्थर पे ये 14 बातें लिखी हुई हैं। तो जिस भी बड़े पत्थर पे या जिस भी पत्थर पे ये 14 बातें लिखी हुई, कौन सी 14 बातें, ये भी हम लोग देखेंगे कि ये 14 अभिलेख हैं क्या क्या। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर रॉक एडिक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो हमको बेसिक क्या रखना है कि एक ही पत्थर पे 14 बातें लिखी हुई हैं, ये 14 चीजें इंस्क्राइब हैं। वो 14 चीजें हैं क्या क्या, अभी हम लोग देखेंगे। तो 13वां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दृश्य के बारे में और इससे हुए उनके हृदय परिवर्तन के बारे में, किसके? अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में हमको इसी से पता चलता है, रॉक एडिक्ट 13 से ही पता चलता है। अब हम बात करते हैं धम्म की। तो देखिए, धम्म ना ही कोई दूसरा रिलीजन था और धम्म ना ही कोई दूसरा सेक्ट था, अर्थात ना धम्म कोई दूसरा नया धर्म था और ना ही धम्म क्या था? कोई संप्रदाय था। धम्म जनरली था क्या? ये कोड ऑफ कंडक्ट था कि ये चीजें करनी चाहिए, लोगों को ये कार्य करना चाहिए। धम्म की कोर बातें थी क्या? पहली बात, ये सहिष्णुता की बात करता था। सहिष्णुता मतलब कि बड़ों का सम्मान करना, सेवकों और जानवरों के प्रति मानवीय व्यवहार करना। फिर ये धार्मिक समावेशिता की बात करता था, यूनिटी की बात करता था, जिसमें हम सभी धर्मों को सम्मान करने की बात होती थी और धम्म महामंत्राओं की नियुक्ति की बात होती थी। फिर हम देखते हैं कि अहिंसा की बात करता था। अहिंसा मतलब कि पशु बलि नहीं देना है, क्रूरता नहीं करना है, अर्थहीन कर्मकांडों को ये हतोत्साहित करते थे, मतलब बड़ी हे दृष्टि से देखते थे कि ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। फिर ये बात करते थे कल्याणकारी राज्य की। तो जैसे आज हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वैसे इनके समय में भी कल्याणकारी राज्य की बात हुआ करती थी। जैसे पेड़ लगाना, कुएं खोदाना, विश्राम स्थल बनवाना या विश्राम गृह बनवाना, रैन बसेरा वगैरह। तो ये सब भी धम्मास में, मतलब ये बातें कही गई कि ऐसे कार्य करने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं भेरी घोष और धम्म घोष की। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हृदय परिवर्तन हुआ राजा अशोक का, और फिर क्या वो पहले भेरी घोष की नीति पर थे, बाद में किस पे चले गए? धम्म घोष की नीति पर चले गए। तो भेरी घोष क्या होता है, धम्म घोष क्या होता है, आइए देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो युद्ध का स्वर है और ये धर्म का स्वर है। अब इसमें होता क्या क्या है? तो अगर जो हम भेरी घोष की बात करें तो सैन्य बल और हिंसा के माध्यम से विजय, मतलब विजय की प्राप्ति, लेकिन किसके? वायलेंस के माध्यम से बात करते हैं कि सैन्य बल और हिंसा के माध्यम से। पर इधर भी विजय की प्राप्ति है, धम्म घोष में भी। अरे कहते नहीं कि इतना अच्छा कार्य किया कि इन्होंने दिल जीत लिया या इन्होंने आधिपत्य, खाली अच्छा कार्य करने से ही मतलब ये सब कुछ जीत ले गए, ऐसा कहते हैं ना। तो उसी को हम समझ लेंगे। धम्म घोष की बात करेंगे कि यहां पर नैतिक सिद्धांतों और शांति के माध्यम से विजय की बात हो रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होती है? उसमें भी तो यही बात होती है कि नैतिक सिद्धांतों की बात होती है, शांति के माध्यमों की बात होती है, यही सारी बातें तो होती है ना, कल्चरल इंटरेक्शंस की बातें होती हैं। इसके साथ हम क्या देखते हैं?
कि इनका फोकस कहां था, तो क्षेत्र विस्तार पर और साम्राज्यवादी नियंत्रण पर। किसका, भेरी घोष का। पर इनका फोकस क्या था, नाम ही से क्लियर है, धम्म घोष तो क्लियर, और सिद्धांत हम लोगों ने देख ही लिया कि प्रजा के बीच सामाजिक जिम्मेदारी और सद्भाव को बढ़ावा देना, ये किसका फोकस हुआ करता था, धम्म घोष का फोकस हुआ करता था। अब हम देख लेते हैं कि रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो अत्यधिक कर्मकांड और व्यर्थ के सामाजिक आयोजन इसमें होते थे, पर इधर कर्मकांडों के सरलीकरण की बात कही गई है कि इधर क्या किया गया, कर्मकांडों का सरलीकरण किया गया, इधर इतने कर्मकांड कठिन जटिल नहीं है। अब क्या चीजें हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की बात है। जैसे क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। अब जैसे अभी तक वो एग्रेसिव मोड में थे, कलिंग का युद्ध लड़ा, लोगों को मार दिया, फिर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। अब उनको लोगों को बताना है ना कि भेरी घोष की नीति अच्छी नहीं होती है, धम्म घोष की नीति है, लोगों को ये काम करना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अशोक अब खाली मीटिंग करते रहेंगे, वो भी संभव नहीं था इनका। देखिए अगर जो आपको याद हो तो इनका हम लोगों ने शासन देखा था इनका कि कितना ज्यादा एरिया में था, मतलब इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन कितना बड़ा था, ये हम लोगों ने देखा था। 5 मुख्य राज्यों में इन्होंने बांट रखे थे। उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोगों ने मौर्यन एम्पायर में 5 जो प्रोविंसेस पढ़े थे वो कौन कौन से थे, कि किन 5 प्रोविंसेस में पूरे मौर्य एम्पायर को बांट रखा गया था। तो फिर उसके लिए क्या है कि सर्कुलर लगाया जाए, तो सर्कुलर पेपर वगैरह होता नहीं, तो पेपर जैसे जाहिर सी बात है अगर जो होता भी रहा होगा तो क्या पेरिशेबल है, इधर से उधर जाएगा, मतलब कोई उसका कितने दिन तक चलेगा इसका कोई वो था ही नहीं। तो सबसे बढ़िया क्या था कि जो चट्टान है, चट्टानों को ही चट्टानों पर ही चीजें उकेर दी जाए, चट्टानों पर ही अपनी बातें लिख दी जाए, और किस पे लिखी जाए, ऐसी भाषाओं में लिखी जाए जो लोगों के पढ़ने में आए। जैसे अगर जो कोई साइन बोर्ड है, अब उस साइन बोर्ड को किसी ऐसे भाषा में लिख दिया है जो हमको नहीं आती। मान लीजिए आपको हिंदी, इंग्लिश और भारत की लगभग भाषाएं आपको आती हैं, पर कोई ऐसी भाषा जैसे जापानी हुआ या कोरियन लैंग्वेज हो या कोई आपको मंदारिन हो, मंदारिन आपको नहीं आती, उस भाषा में कोई चीजें लिखी हो तो आप नहीं समझ पाएंगे, भले ही वो आपके अच्छे के लिए बुरे के लिए लिखी हो। पर अगर जो कोई चीजें आपकी जानने वाली भाषा में लिखी हैं तो वो चीजें आप समझेंगे, पढ़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो अभिलेख थे ये स्थानीय भाषाओं के हिसाब से उन्होंने लिखवाए थे। देखिए इसमें प्राइमरी प्राकृत भाषाओं का भी यूज किया गया था। तो नॉर्थ वेस्ट में हम देखते हैं कि खरोष्टी स्क्रिप्ट के साथ ये ग्रीक और अरमाइक भाषाओं का भी यूज करते हैं, कौन, अपने अभिलेखों को लिखवाने में। इधर हम क्या देखते हैं, कुछ मेजर रॉक एडिक्ट, जिसकी बात हम लोग कर चुके, 14 एडिक्ट। 14 एडिक्ट मतलब वो नहीं कि 14 अलग अलग चट्टानों पर लिखा हुआ, एक ही चट्टान पर 14 बातें जब लिखी हुई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, 14 रॉक एडिक्ट बोलते हैं। फिर हम माइनर रॉक एडिक्ट की बात करते हैं, फिर कुछ पिलर एडिक्ट की बात करेंगे, मतलब स्तंभ लेख की बात करेंगे, और फिर गुफा लेख की भी बात हम करेंगे कि इन्होंने मतलब कई जगह से इनके अभिलेख मिले हैं। अब हैं क्या क्या, आइए हम लोग देखते हैं। पहले बात करेंगे हम रॉक एडिक्ट के बारे में। तो जो पहला अभिलेख है वो किसकी बात करता है, पशुवध और उत्सवों में हत्या पर रोक लगाता है। कि मतलब ये पशुवध की बात करता है, उत्सवों में हत्या मतलब कुछ ऐसे विशेष ओकेजन जहां पर पशु बलि दी जाती है, इन सब चीजों पर रोक लगाता है, मतलब ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। कहां बोला गया है, पहले एडिक्ट में इस चीज का मेंशन है। और यहां पर अशोक ने अपने भी बारे में बताया कि उन्होंने अपने भी शिकार को बंद किया है। जैसे जाहिर सी बात है वो राजा थे, और हम लोग जनरली देखते हैं कि जो राजा लोग होते थे इनका आखेट करना शौक होता था। तो यहां पर इन्होंने अपनी भी बात की कि इन्होंने अपना भी शिकार करना बंद किया है, और ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। दूसरे अभिलेख में हमको क्या देखने को मिलता है, दूसरे अभिलेख में हमको देखने को मिलता है कि मनुष्यों और जानवरों के लिए चिकित्सा की बात करते हैं। तो पहली बात तो इसमें क्या पता चल रही है कि चिकित्सा की बात करते हैं जानवरों मनुष्यों दोनों के लिए। और उसके बाद हमको कई और जगह के इसमें मेंशन मिलता है, जैसे चोलास पांड्यास और ग्रीक रूलर एंटियोकस द्वितीय की बात हमको मिल रही है। मतलब ये बताते हैं कि मेरी बातों को इतनी दूर तक पहुंचाया जाए कि चोलास तक, पांड्यास तक, इवन ग्रीक के राजाओं तक मेरी बात पहुंचे, मेरी धम्म की नीति पहुंचे, ऐसा इनका मानना था। तो इसमें इनका भी जिक्र मिलता है। जो तीसरा अभिलेख है इधर हम क्या देखते हैं, इधर हम इनका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इधर आपको 2 अधिकारी दिख रहे होंगे इनके शासनकाल के, और इनके बारे में हम लोगों ने मौर्य एम्पायर वाले लेक्चर में भी देखा है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि युक्तास का काम क्या होता था और रजुकास कौन होते थे। तो इनको क्या ड्यूटी दी गई कि आप अपना कार्य तो करते रहिए, आप अपना कार्य तो करते रहिए, साथ ही साथ आप क्या कीजिए, साथ ही साथ आप धम्म को स्प्रेड करने में ध्यान दीजिए। और आप ये भी देखिए कि धम्म अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, लोग उसका पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये किसमें, तीसरे में लिखा है। चौथे में हम क्या देखते हैं कि धम्म घोष की बात करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भेरी घोष और धम्म घोष की बात कहां हुई है, तो ये चौथे अभिलेख में इसकी बात हो रखी है। ठीक है। पांचवें में हम क्या देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। अब जनरली क्या होता है कि राजा को पिता की संज्ञा दी जाती है और प्रजा को पुत्र की संज्ञा दी जाती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये बात लिखी हुई है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, मतलब ये बताते हैं कि सभी मनुष्य क्या है, इनकी संतान है। किसकी, राजा की संतान है। और धम्म महामात्यों की नियुक्ति के बारे में
इवन दास प्रथाओं का भी उल्लेख हमको 5वें इसमें देखने को मिलता है। अब अगर जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं, मतलब अगर जो कोई पूछ ले कि क्या हमको इनके अभिलेख से, क्या हमको इनके रॉक एडिक्ट से इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पता चलता है या इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की झलक मिलती है, तो हमको इस बात को याद रखना कि हाँ बिल्कुल मिलती है। देखिए यहाँ पर युक्तास और रजुकास का जिक्र है ना, तो जाहिर सी बात है फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन को का जिक्र मिला ना, एडमिनिस्ट्रेशन की झलक मिली। देखिए यहाँ पर ऑफिसर की बात हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर उनके व्यवस्था की बात हो कि वहां पे सामाजिक व्यवस्था, तो हाँ यहाँ पर क्या स्लेवरी की बात हो रही है, यहाँ पे एड्रेस किया गया है, यहाँ पे दास प्रथा का उल्लेख किया गया है, मतलब इनके यहाँ समाज व्यवस्था का भी झलक हमको इससे मिल रहा होता है। इसके साथ हम देखते हैं छठा किसकी बात करता है, ये कल्याण और प्रशासन की ओर बात करता है। साथ में ये क्या बात करते हैं, प्रजा के साथ निरंतर संचार पर जोर देते हैं। यहाँ पर अशोक क्या बोलते हैं कि मैं लेटा हूं, बैठा हूं, सो रहा हूं, खाना खा रहा हूं या किसी के साथ बातचीत भी कर रहा हूं, तो भी मेरी प्रजा मुझ तक उस स्थिति में भी कनेक्ट कर सकती है अगर जो किसी को आवश्यक हो। तो यहाँ पर देखिए ये अपने संचार पर जोर देते हैं और ये कल्याण और प्रशासन की बात करते हैं। इनके प्रशासन की बात हमको कहां से पता चलती है, 6वें एडिक्ट से पता चलती है। 7वें में हम क्या देखते हैं, 7वें में सभी धर्मों और संप्रदाय की भी सहिष्णुता का भाव देखते हैं। सहिष्णुता की बातें कर रहे होते हैं और सम्मान को प्रोत्साहन दे रहे होते हैं। फिर हम 8वें एडिक्ट में क्या देखते हैं, 8वें एडिक्ट में इनके अशोक की पहली धम्म यात्रा का विवरण है, मतलब इनके बोधगया जाने का विवरण है कि अशोक बोधगया गए तो इनकी धम्म यात्रा कंसीडर की जाती है। इसके बारे में हमको कहां पता चलता है, 8वें एडिक्ट में इसके बारे में हमको पता चलता है। 9वें एडिक्ट में हमको क्या पता चलता है कि खर्चीले समारोह की निंदा करते हैं। जैसा भी हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि धम्म का ये सारा कोर प्रिंसिपल हुआ करता था और धम्म के अनुरूप सरल अनुष्ठान पर जोर देते हैं कि मतलब सरल चीजें करनी चाहिए, बहुत खर्चीली चीजें या बहुत जटिल अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, ऐसा किसमें बताया गया, 9वें अभिलेख में बताया गया। फिर 10वें अभिलेख में हम क्या देखते हैं कि प्रसिद्धि और गौरव की चाह की आलोचना करते हैं और भौतिकवाद पर धम्म की प्राथमिकता देते हैं। मतलब इनका क्या कहना है कि अगर जो आपके मन में डिजायर हो, कैसा डिजायर हो, फेम पाने का डिजायर हो या ग्लोरी का डिजायर हो, तो ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। इससे क्या होगा, फिर आप डिस्ट्रक्शन पे उतर आएंगे। आपको बहुत सामान्य स्थिति में रहना है, जो जैसा चल रहा है सब मानते रहना है और आपको क्या धम्म मानना है। ऐसा किसमें लिखा गया, इसमें किसमें बताया गया कि मेटेरियलिज्म के ओवर आपको धम्म को ज्यादा प्राथमिकता देनी है। आपको भौतिकवाद पे नहीं, आपको धम्मवाद पे या धम्म नीति पर ज्यादा इंफेसिस करना है। ऐसा किसमें बताया गया, 10वें एडिक्ट में बताया गया अशोक के, मतलब ऐसा अशोक ने अपने 10वें एडिक्ट में कहा। फिर 11वें में कौन सी बात कही गई, तो उसमें मुख्य नीति के रूप में धम्म, बड़ों का सम्मान, सेवक दास के प्रति दया, ये भाव किसमें 11वें में मिलता है। फिर 12 में हम क्या देखते हैं, इसमें धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की बात होती है, महिलाओं के कल्याण की बात होती है। तो ये सब हमको कहां देखने को मिलता है, इनके 12वें एडिक्ट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम देखेंगे 13वां एडिक्ट, ये लार्जेस्ट एडिक्ट है, मतलब ये थोड़ा बड़ा अभिलेख था। तो इसमें क्या क्या जिक्र थी, तो हम लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया था कि इसमें कलिंग के बाद पश्चाताप की बात थी कि मतलब इससे इनको बहुत कष्ट हुआ, फिर इनका हृदय परिवर्तित होता है और ये भेरी घोष या धम्म घोष की ओर चल देते हैं। साथ ही साथ इसमें ग्रीक और दक्षिण भारत के शासकों का भी उल्लेख मिलता है और इसमें धम्म कूटनीति का भी उल्लेख मिलता है। तो इसीलिए ये जो एडिक्ट है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो लार्जेस्ट एडिक्ट कौन सा है, 13वां एडिक्ट जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिक्ट होता है। और 14वें में कौन सी बात कही गई है, तो 14वें में पूरे साम्राज्य में अभिलेखों के प्रसार का उल्लेख किया गया है। तो ये थे कुछ इनके 14 एडिक्ट की, जिसको हम मेजर रॉक एडिक्ट कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखेंगे, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स। हाँ, एक चीज और, जो इनके मेजर रॉक एडिक्ट थे, यहां पर किसी भी एडिक्ट में अशोक का नाम देखने को नहीं मिलता है कि किसी भी एडिक्ट में लिखा हो कि अशोक या अशोक को सिंबलाइज किया गया, अशोक को बताया गया, तो ऐसा नहीं है। पर कुछ माइनर रॉक एडिक्ट हैं जहां पर अशोक का नाम हमको देखने को मिलता है, वो भी डायरेक्टली अशोका लिखा हुआ नहीं, क्या नाम लिखा हुआ दिखता है, देवनामपिया लिखा हुआ देखने को मिलता है। बाद में ये बात डिकोड किया गया कि देवनामपिया कौन है, देवनामपिया अशोक को ही कहते हैं। ये देखिए देवनामपिया अशोक को ही कहते हैं, इस बात को बाद में डिकोड किया गया। तो कौन कौन से, देखिए माइनर रॉक एडिक्ट बहुत सारे थे, तो कौन कौन से माइनर रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जाहिर सी बात है जहां पर अशोक का जिक्र किया गया होगा, जैसे मस्की, फिर आपको इधर ब्रह्मगिरी दिख रहा होगा, फिर आपको गुज्जरा दिख रहा होगा, साथ में आपको निट्टूर दिख रहा होगा। तो इन जगहों पर क्या था, ये माइनर रॉक एडिक्ट है और यहाँ पर अशोक का वर्णन देखने, मतलब अशोक का नाम देखने को मिलता है, किस नाम से, देवनामपिया नाम से देखने को मिलता है। अब केव इंस्क्रिप्शन की बात करें तो किस गुफा में इनका इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं कहां, बिहार में थी। तो वहां पर क्या इंस्क्रिप्शन मिलता है, वहां पर अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, वहां पर हमको अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि एक आजीवक संप्रदाय था। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। आप इस बात को कमेंट करके बताइए कि आजीवक संप्रदाय को शुरू किसने किया था।
तो आजीवक संप्रदाय था, तो उनको इन्होंने क्या किया था, गुफाएं दान में दी थी। किसने? अशोक ने। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, अशोक मानते हैं बौद्ध धर्म को, अशोक किसको मानते हैं? बुद्धिज्म को मान रहे हैं। और उन्होंने इधर आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय वही जो बात करता है नियतिवाद पे विश्वास करने वाला आजीवक, जो कर्मों की अपेक्षा भाग्य को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, आजीवक संप्रदाय वही। अब आप बता दीजिए कमेंट करके कि इसकी शुरुआत, आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनके धार्मिक समावेशिता को। किसके धार्मिक समावेशिता को? अशोक के धार्मिक समावेशिता को, क्योंकि भाई ये बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं और ये अपनी गुफाएं किसको दान में भी दे देते हैं? ये आजीवक संप्रदाय को भी गुफाएं दान में दे रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है इनके धार्मिक समन्वय की बात कर रहा है, धार्मिक समावेशिता की बात कर रहा है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? पिलर एडिक्ट की बात करते हैं। तो जनरली क्या देखने से, रॉक एडिक्ट में हमको रॉक पे चीजें लिखी हुई देखने को मिलती थी, इधर पिलर एडिक्ट में ऐसे कुछ पिलर की आकृति है। सारे पिलर्स ऐसे नहीं, कहीं पे यहाँ पर सिंगल लाइन है, कहीं पे यहाँ पर बुल देखने को मिलता है, कहीं पे यहाँ पर कोई आकृति अलग अलग है। ये जो बेसिक आकृति है ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे इनके पिलर की खासियत में, कि सबसे पहले सिंगल शाफ्ट देखने को मिलता है, मोनोलिथिक शाफ्ट। तो ये क्या होता है? ये आपका जो स्तंभ और दंड होता है, इसको मोनोलिथिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ही चट्टान से बनाया जाता था। मतलब एक मोनोलिथ मतलब एक सिंगल चट्टान थी, उसी एक चट्टान को काट के ये शाफ्ट बनाया जाता है, मतलब इसमें ज्वाइंट नहीं किए जाते हैं। और कौन सा चट्टान इस्तेमाल किया जाता है? चुनार सैंडस्टोन का यूज किया जाता है। इसकी खासियत क्या है? चुनार सैंडस्टोन की खासियत अभी भी है भाई, ये आज भी उतना ही शाइनी ग्लॉसी है। तो खासियत यही हुआ ना कि इतने साल पहले इसका निर्माण हुआ, उसके बाद भी इसका शाइन बचा हुआ है। तो क्या ये चुनार सैंडस्टोन की खासियत ही तो है। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले शाफ्ट की बात हो गई। अब इसके बाद हम क्या ये देखते हैं? ये बेल शेप्ड वेस की बात करते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि घंटे के आकार का कलश देखते हैं, या उल्टे कमल की पंखड़ियों की तरह ये होता है। इसके ऊपर हम क्या रखा हुआ देखते हैं? इसके ऊपर हम लोग एबेकस देखते हैं, इसको हम फलक भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या देख रहे होते हैं? जो जनरली इस वाले आकृति में जो ये फलक बना हुआ है, इसमें 4 जानवर हैं। अब आप ये हमारे नेशनल एम्बलम में भी जो ये फलक का इस्तेमाल है, इसमें 4 जानवर हैं। तो आप कमेंट करके इस बात को भी बताइए कि 4 जानवर कौन कौन से हैं। फिर इधर चारों तरफ मुंह किया हुआ शेर दिखता है और इधर बीच में हमको एक चक्र भी दिख रहा होता है। तो ये था इसको, और ये जो होता है इसको हम लोग कैपिटल बोल रहे होते हैं। ठीक, देखिए ऑफन फीचर एज ए आइकॉनिक लाइंस। तो इसमें इस वाले में क्या है? चारों दिशाओं की ओर, जैसे एक दिशा, 2, तीसरा, और इधर उल्टे तरफ भी एक शेर है। तो ये इनके जनरली क्या है? इनके पिलर की डिजाइन है। इंस्क्रिप्शन हमको यहां पे लिखे हुए दिखते हैं। जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो हम लोग यहां पर लिखे हुए इंस्क्राइब पाते हैं। अब ये कुल मिला के 7 संख्या में होते हैं, लेकिन बाकी जगह 6 ही हैं। 7वां कहां पर है? 7वां सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा पिलर पे ये 7वां वाला इंस्क्रिप्शन है। नहीं तो हमको क्या देखने को मिलता है? नहीं तो हमको सिर्फ 6 ही इंस्क्रिप्शन, मतलब जो पिलर इस पे 6 इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। 7वां कहां, सिर्फ 7वां कहां पे देखने को मिलेगा? दिल्ली टोपरा पिलर पर देखने को मिलेगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब क्या है इनके पिलर इंस्क्रिप्शन पे, इसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहला इंस्क्रिप्शन ये क्या बताते हैं? तो पहला इंस्क्रिप्शन किसके बारे में होता है? इनकी प्रजा की रक्षा के बारे में होता है और अशोक के मुख्य सिद्धांतों पर ध्यान देता है। दूसरा इंस्क्रिप्शन क्या होता है? धम्म की परिभाषा बताता है कि कम पाप, अधिक गुण, करुणा, उदारता और सत्यवादिता, ये सारी चीजें होनी चाहिए। धम्म की परिभाषा के बारे में बताता है। जो तीसरा एडिक्ट होता है, किसका? जो तीसरा पिलर एडिक्ट है, जो तीसरी बात इस पे लिखी गई है, ये प्रजा को क्रूरता, पाप, कठोरता, घमंड, क्रोध से बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा कौन सा बात है? चौथे में भी वही बात कही कि जो रज्जुकों को नियुक्त किया गया है, इसमें बताएगा कि आप हर 5 साल पे जाके घूमेंगे, उस चीज का निरीक्षण करेंगे कि जो धम्म बनाया गया है, इस धम्म का लोग सही से पालन कर रहे हैं, इसका अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको कौन देखेंगे? जो रज्जुक थे, ये इसको देखेंगे। इसको चौथे वाले एडिक्ट में इस बात को लिखा गया कि हर 5 साल पे जाके ये घूमेंगे और चीजों का मुआयना लेंगे। कौन? रज्जुक, कि धम्म का सही से प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद 5वां है, ये क्या बात करता है? ये उन जानवरों और पक्षियों की सूची देता है जिन्हें विशिष्ट दिनों में या कभी नहीं मारा जा सकता। मतलब ये एक हिसाब से आज के रूप में हम इसको एंडेंजर्ड, जो रेड डेटा बुक जारी होता है, हम लोग इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची समझ सकते हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जैसी सूची। यहां से ये कॉन्सेप्ट लिया नहीं गया, पर समझ सकते हैं कि ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में मारा नहीं जा सकता है। ये कहां पर? 5वें में लिखा हुआ है। छठे पिलर एडिक्ट में कौन सी बात कही गई है? तो राज्य के व्यापक धम्म नीति की व्याख्या की गई है, जो पूरी तरह से लोगों के कल्याण पर केंद्रित है। कौन सी? ये छठे में बात कही गई है।
और जो 7वां है, जो कहां पे हम लोगों ने देखा, जो 7वां है ये कहां पर, दिल्ली टोपरा में ही है। बाकी हर जगह, बाकी पिलर्स पे, बाकी इनके मेजर पिलर एडिक्ट पे 6 ही एडिक्ट हैं, 7वां वाला दिल्ली टोपरा पर ही है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। यहां पर क्या चीज दिखता है, धम्म को बढ़ावा देने वाले कार्यों पर जोर होता है और सभी संप्रदायों के लिए आत्मनियंत्रण का आदेश देते हैं। कौन? अशोक देते हैं। ये कहां पर है? 7वें पिलर एडिक्ट में ये बात लिखी हुई है। और 7वां वाला कहां पे है, इसको अब आप कमेंट करके बता दीजिए, इसको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और पिलर की बात होती तो रुमनदेही पिलर की बात करते हैं। ये कहां? लुम्बिनी, नेपाल। और हम लोगों को पता है यहां पर क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए इसमें क्या है, मार्क बुद्धास बर्थ प्लेस। और इसमें और क्या बात कही गई, यहां पर बलि और भागा का जिक्र किया गया। ये बलि और भागा क्या होते थे, बलि और भागा टैक्स हुआ करते थे। तो यहां पर जो भागा था, जो क्रॉप शेयर था, मतलब जो उपज के हिस्से में थी, उस गिरावट की गई, मतलब अब उसको 1/8 कर दिया गया था। तो इस बात का जिक्र कहां मिलता होता, तो रुमनदेही पिलर से इस बात की बात पता चली होती है। फिर हम कांधार बाइलिंगुअल एडिक्ट की बात करते हैं। इसमें हम लोग देख ही चुके हैं कि ये हर रीजनल लैंग्वेज का उपयोग करते थे, क्योंकि उनको अपनी बात पहुंचानी होती थी। फिर उसके बाद कंगनहल्ली स्तूपा की बात देखते हैं। तो यहां पर हमको एक दुर्लभ पत्थर की मूर्ति दिखती है, जो सीधे उन्हें रान्य अशोक कह के संबोधित करती है, मतलब पहचान देती है। किसको? अशोक को रान्य अशोक करके पहचान मिलती है। किसमें? ये जो कंगनहल्ली स्तूपा से क्या मिल रही है, जो मूर्ति मिल रही है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इलाहाबाद एडिक्ट की। तो वहां पर कुरुवाकी का जिक्र है, वहां पर रानी कुरुवाकी का जिक्र मिलता है हमको, कहां पर? इलाहाबाद एडिक्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्लेसेस जहां पर हमको रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ जगह जहां पर हमको पिलर एडिक्ट देखने को मिलते हैं। इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, इन जगहों का नाम दे दिया जाएगा और ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से ये मेजर एडिक्ट है कि नहीं है, या यहाँ पर मेजर एडिक्ट पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। पहला तो इस तरीके से। दूसरा, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे इसमें से कोई भी एक जगह का नाम ले लेंगे और पूछ लेंगे ये अभी प्रेजेंट जगह कहां पर है। जैसे कलसी की बात करेंगे कि, और पूछ देंगे कि कलसी जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ रहा है या हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। पर हमको क्या याद रखना कि कलसी कहां पर है, उत्तराखंड में है। तो इस चीज को अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एडिक्ट कहां कहां पर हैं और आज के प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में वो किस राज्य में मतलब किस राज्य में उस नाम को जाना जाएगा। तो पहले हम पिलर एडिक्ट की बात कर लेते हैं। तो इधर हमको 6 दिख रहे हैं। एक लौरिया नंदनगढ़ दिख रहा है, फिर एक हमको रामपुरवा दिख रहा है, फिर एक लौरिया अरराज दिख रहा है, इलाहाबाद दिखेगा, फिर इधर हम लोग मेरठ देखेंगे और नई दिल्ली की बात करेंगे। ये क्या है, ये हमारे पिलर एडिक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट की। तो यहां पर आपको नाम दिख रहा होगा कांधार, इसी को हम गांधार भी बोलते हैं। और ये जनरली है कहां पे, ये अफगानिस्तान में है। तो ये कांधार कहां पे है, ये हमको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। यहां पर 2 नाम आपको और दिख रहा होगा, यहां पर आपको मानसेरा और आपको साहबगढ़ी दिख रहा होगा। तो मानसेरा साहबगढ़ी कहां पे? अब ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ये प्रेजेंट डे कहां पर है, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो हमने क्या देखा, कांधार देखा, कांधार कहां पर? अफगानिस्तान में। और मानसेरा और साहबगढ़ी कहां पर देखा? पाकिस्तान में। अब बात करते हैं कलसी की। कलसी कहां पर है? कलसी उत्तराखंड में है। इसके बाद हम और देखते हैं इधर धौली और जौगाड़ा की बात करते हैं। तो धौली और जौगाड़ा कहां पर है? धौली और जौगाड़ा हमारा उड़ीसा में देखने को मिलता है। धौली और जौगाड़ा हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इधर अमरावती और यारागुड़ी की। अमरावती और यारागुड़ी जो स्तूपा है ये कहां देखने को मिलता है, ये हमको मतलब ये जो एडिक्ट है, जो रॉक एडिक्ट है, ये हमको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद हम बात करते हैं सनाथी की, ये कहां पे? कर्नाटका में है। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं सोपारा की। तो नाम से ही पता है कि ये कहां है, महाराष्ट्र में पड़ रहा है। और उसके बाद हम एक गिरनार की बात करते हैं। तो गिरनार कहां पे है? गुजरात में है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कांधार कहां पर है? अफगानिस्तान। साहबगढ़ी और मानसेरा कहां पर? पाकिस्तान में है। कलसी कहां है? उत्तराखंड में है। फिर इधर हम धौली और जौगाड़ा की बात करेंगे, ये हमको उड़ीसा में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं अमरावती और यारागुड़ी की, हमको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। सनाथी की बात करेंगे तो ये हमको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और सोपारा महाराष्ट्र में। गिरनार जिसको हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, ये हमको कहां देखने को मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ हम लोगों का कि कहां पर इनके रॉक एडिक्ट्स हैं और कहां पर इनके पिलर एडिक्ट्स हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने आज देखा इनके पूरे 14 अभिलेखों को देख लिया। फिर हम लोगों ने इनके 7 पिलर एडिक्ट्स के बारे में भी देखा। और भी कुछ डाउट हो आपका तो आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तब तक के जय हिंद सभी को।